नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम भाई अपनी जो 6 क्लास की हिस्ट्री है उसका सेकंड चैप्टर कवर अप करेंगे, जो भी अभी आपके आने वाले सीटेट में या रीट में बहुत हेल्पफुल होगा। चलो देखते हैं भाई क्या है। आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। भाई जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, जो भाई शिकार करते थे, अब वो भोजन उत्पादन करने लगे हैं। इसके बारे में तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि उससे पहले लोग क्या करते थे, घोड़ों पे या पैदल ही यात्रा करते थे। अब आता आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्यों भाई? वो इसलिए घूमते थे कि कुछ तो भी मौसम की वजह से। ठीक है, कहीं पे कोई विपदा आपदा आ जाती थी, या फिर कई बार क्या होते थे, कहीं पे कोसी फसल होती थी, कहीं पे कोसी वो वहाँ पे जो पर्याप्त मौसम में फसल होती थी उसको भी उगाने के लिए जाते थे। या फिर पानी की कमी से भाई कई बार पानी नहीं होता, तो वो भाई उस स्थान पे चले जाते जहाँ पे पानी है। तो भाई पानी एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर भाई जीव भी पीने बगैर नहीं रह सकते, तो फिर जीव भी साथ साथ आ जाते थे। ठीक है, तो उनके शिकार के लिए वो भी चले जाते थे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला भी ये आपको बताए हुए 3-4 कारण आप देख लीजिए। पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा ये भी कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए शिकार सॉरी इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। ठीक है, तीसरा कारण देखो भैया आप। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है, और जो पानी होता है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आता आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्या करते थे भाई, औजार बनाते थे, कोई अच्छी तरह से नहीं बनता था तो उसको भी भाई वो उधर ही छोड़ देते थे। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। भाई क्या किसके लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते, जो उनके आगे ना भाई, उनके आगे भाई वो मुट्ठे लगा देते थे, उससे जिससे भाई उनको पकड़ अच्छी हो सके। ठीक है, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये देख सकते हो भैया आप, ऐसे इनको नुकीला बना के, और ऐसे भाई एक साइड पेड़ काटने के लिए और एक साइड जो मांस उसमें छेद वगैरह करने के लिए। ठीक है, पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों की खाल के बने वस्त्र को सिलने के लिए। ठीक है, दाईं तरफ।
रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने ही दिखाए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं भाई, ठीक है। इनमें जो लाल कलर में इन्होंने दे रखा पूरा पाषाणिक पुरास्थल, कुरनूल की गुफाएं, उसंगी और भीमबेटका, ठीक है। ये भाई जो नवपाषाण के वो देख लीजिए आप भैया। ये है दार्जिलिंग, हेडलिंग, या आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे लेकिन आगे आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। चिरांद, कोल्डिहुआ, महागढ़ा, मेहरगढ़, हुल्लूर, पेमपल्ली। और जो ये क्या है महापाषाणीय पूरा स्थल है वो है आदि चन्नोलर, ब्रह्मगिरी, ठीक है। और जो आपके ये आरंभिक गांव है वो देख लीजिए भाई। आरंभिक गांव क्या है? इनाम गांव, ये आपका एक ही है। और आधुनिक नगर आपके मुंबई और कोलकाता, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब ये भीमबेटका के बारे में दिया हुआ है भाई, जो ऊपर है, जो भी आपके पाकिस्तान साइड में है। ये देख लीजिए एक बार, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। सॉरी, जो अपने उधर मेरगढ़ है, जो अपने सेंटर में है, नर्मदा ताप्ती नदी के विंध्य की जो पहाड़ियाँ उसके पास है भीमबेटका। आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाओं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी, ठीक है भाई। किस लिए रहते थे? उनको भी छत मिल जाती थी भाई, बारिश वगैरह से, धूप से बचने के लिए। तो वो जो आपका बचा है उसको कंटिन्यू करते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल जाएं, ठीक है। ये भाई पहले गुफा में के अंदर भी और बाहर उन्होंने चित्र बनाया हुआ। ये भाई ये जो ये पहाड़ है इनके नीचे गुफा बना लेते, जो ये ऊपर आप देख सकते हो बनाई हुई है इस टाइप से। और पूरा स्थल क्या होते हैं भाई? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में ही पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा भाई। क्या होते पुरास्थल? हम भाई किसी भी स्थान पर कुछ बना रहे हैं उस टाइम पे या तो वो प्रॉपर वे में नहीं बनता, या हम उसको ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं और हम उसको उधर ही छोड़ देते हैं। तो वे क्या उनको पुरातात्विक होते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं एक स्रोत के रूप में, ठीक है। आगे भाई आग की खोज। सबसे पहले भाई कहाँ पे मिली? कुरनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले। कहाँ से? आपसे पूछ लिया जाता है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? ये कुरनूल गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ ये पढ़ लीजिए भाई। कब 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 कौन सा था? नवपाषाण कब था? पुरापाषाण कब था? मध्यपाषाण कब था? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विकवादियों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 साल पहले से 12 साल पहले के दौरान माना जाता है और इसको भाई पत्थरों का काल भी कहते हैं, ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% जो 99% कहानियाँ हैं काल के ही दौरान घटी हैं। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग जो 12,000 साल से 10,000 साल के तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होशियाँ और आरी जैसे औजार मिल लेते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? मतलब नया युग। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे भाई, आगे पढ़ेंगे ये, ठीक है। बदलती जलवायु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपसे पूछ लिया जाता है कि जलवायु कब से कब तक बदली थी। ये भाई जो आपका नवपाषाण है उसमें,
ठीक है, ये आपका नवपाषाण दे रखा है इन्होंने, मध्यपाषाण, ये मध्यपाषाण दे रखा है इन्होंने। जिस काल में पर्यावरण बदलाव है मैथोल, इसका समय 1200 से 1000 साल है, 1000 साल है। ठीक है, तो लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो बारिश भी होने की ज़्यादा आसार, अगर उधर पानी होगा तो क्यों वो बावन के ऊपर जाएगा और फिर वर्षा का रूप में नीचे आ जाएगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। भाई ये कब बच्चे पैदा करते हैं या क्या खाते हैं क्या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेत और पशु पालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों के ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी इस युग में भी वो बोने नहीं लगे थे, वो प्राकृतिक रूप से होने लगे थे। उसके बाद फिर वो बोना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह उन्हें भाई आशा लगाए जाते हैं कि ऐसा हो गया होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पूछ लिया जाता है किसको पालतू बनाया था, कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को आकर्षित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्षण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ये भाई ये दिखाया गया इन्होंने, जो पालतू पशु थे उनके थे भाई जो छोटे दांत और जो भाई जंगली पशु थे उनके बड़े दांत होते थे। इनके बीच में डिफरेंस बताया गया। अब ये घरेलूकरण की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों का जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठली अनाज के पक्के दानों के भार को झेलने सके। भाई जैसे गेहूँ हो गया या भाई मक्का हो गया, जिनके भाई मोटे दाने होते हैं और जो उनकी वो जो तना है वो उनको भाई झेल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो भी हिंसा नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुए। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आती है। ये पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहले क्या था, कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखें, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक स्थान पर लंबे समय तक टिक कर रहना पड़ता था। भाई उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनको जानवरों से भी उनकी देखभाल करनी होती थी। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करनी होती थी, जैसे बहुत कम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को बोने और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने
लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोद कर भाई उन्होंने जो भोजन था उसको भाई रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे हम दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है। वो हमें वही आवश्यक चीज़ें भी देते हैं और उनको हम उनकी जो साथ साथ प्रजनन के साथ संख्या ही बढ़ती जाती है। अब वही आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो ऊपर हमने देखा भाई नीले वर्ग दिख रहे थे, इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता जहाँ पुरातात्विकवादियों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भाई पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, आधुनिक कश्मीर में ऊपर और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यहाँ नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर, भाई स्थायी जीवन की ओर कैसे कैसे जाते हैं भाई वो, अगर वो पहले क्या था भाई अपने खेती करते थे, इधर उधर जाते रहते थे पानी के लिए या शिकार के लिए। अब भाई वो जब खेती करने लग गए तो उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ेगा, उस जो फसल है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। पशु पालने लग गए थे, उनकी भाई उनको देखभाल करनी पड़ती थी। ठीक है। इसलिए अब वो एक जगह पर रहने लग गए थे। जो उनका पहले बोलते थे घुमक्कड़ जीवन, वो अब खत्म हो गया था। पुरातात्विकवादों कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्जों, वर्तमान कश्मीर में जो ये बुर्जों में, ये ऊपर है भाई अपने उत्तर साइड में कश्मीर में, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो भी बुर्जों में जो कश्मीर में मकान बनाए जाते थे उनको गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विकवादियों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भी नहीं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है। जो भाई 10,000 साल के बाद है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और भी अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता है। पूछ लिया जाता है भाई जो आज के टाइम में भी ओखली मूसल यूज होते हैं भाई, वो पहले भी होते थे और उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन परस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये भाई इस टाइप के होते थे वो। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलपकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। भाई जो ये आपको दिख रहा है इसमें भाई वो भोजन का जो गेहूँ जो वगैरह उनका भी भंडारण कर लेते थे, रख लेते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। अब है भाई सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ भाई कहाँ पे? पाकिस्तान से जब आप ऊपर साइड जाओगे, ईरान साइड जाते वक्त उधर, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। भाई कहाँ पे सीखा था? सबसे पहले मेहरगढ़ में जो गेहूँ उगाना। ठीक है।
यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। ये पूछा जाता है भाई जो चौकोर आयताकार मकान कहाँ मिले हैं भाई? मेहरगढ़ में, जो ये ऊपर दिखा रखा है इस टाइप से, ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये पूछा जाता है भाई कहाँ पे बकरी को दबाया गया था? मेहरगढ़ में, ठीक है। आगे भाई हम पढ़ेंगे उनमें भी उन्होंने कुछ बता रखा भाई, पहले कुछ ना कुछ उनके साथ दबा देते। ये भाई महत्वपूर्ण तिथि है, इनको याद कर लीजिए। ये मध्य पाषाण युग कब से कब है भाई? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। नवपाषाण युग का आरंभ भाई 10,000 साल पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है भाई, हमारा सेकंड चैप्टर है वो कवर अप हो गया। भाई आपका जो रीट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, वो शायद आपका अब सितंबर में उसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। और जो आपकी जो